हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुबोध कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो सेशन में हमने आपसे कहा था कि हम सीबीएसई 12th टर्म 2 के लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर के आने वाले हैं और जैसा कि हम बोले थे कि 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज को पूरा करने के लिए, वैसे भी आज 5 फरवरी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल कोर्स को लेकर के। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई जिस तरह से रिवाइज्ड सिलेबस के पैटर्न पे एग्जाम लेने की जो बात कही है, उसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, जो भी टॉपिक दिया होगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा और इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप उसको अच्छे से डील करेंगे, हम भी यहाँ पे डील करेंगे। और आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, कोई भी डाउट आ जाए जो आपको लगे कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं हमारे पास, उसका सवाल क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा, तो आप हमसे वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैट बॉक्स से मतलब है आप हमें कमेंट में बताएंगे और उस चीज को हम पूरा करेंगे, है ना। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि सीबीएसई के टर्म 2 के एग्जाम की जब बात होगी तो वो आपसे बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल भी पूछेगा, है ना। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये आने वाले जब मॉडल सेट वो जारी करेगा तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा, है ना। ओके, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सीबीएसई ने किस तरह से रिवाइज्ड सिलेबस को डिजाइन किया है। जरा देखें, जो टर्म 2 में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, उसमें आपके पास रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल, है ना। और आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्या पता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है ना। पहला चैप्टर कौन सा है? सॉलिड स्टेट, दूसरा क्या है? सॉल्यूशन, और तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। चौथा रहता है आपके पास केमिकल काइनेटिक्स, जो कि यहां पर टर्म 2 के हिसाब से दूसरा इसका चैप्टर बनेगा। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यदि इसके मार्किंग स्कीम की यदि आप बात करें तो आप देख रहे हैं ना, 13 मार्क्स का सवाल पूछ रहा है टर्म 2 में फिजिकल केमिस्ट्री से। तो मेरा ये गारंटी है ना, ये पक्का वाला गारंटी है कि 5 नंबर का सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और 5 नंबर का सवाल केमिकल काइनेटिक्स से पूछेगा। बच गया 3 नंबर, तो हो सकता है कि वो सरफेस केमिस्ट्री से पूछ ले। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, है ना। तो जब हम अच्छे से डील करेंगे तो आप लोग भी उसको उतना ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, है ना। चलो, और इस वीडियो सेशन के साथ हमेशा लगातार बने रहेंगे, है ना। जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर है, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड रहेगा। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। और आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सर इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, जिसमें ये कंफर्म है कि दोनों से 5-5 नंबर का सवाल पूछे जाने का संभावना है ना। 5-5 हम बोल रहे हैं, भले ही 9 लिखा हुआ है, मेरी बातों को समझे आप, है ना। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ओके, चलो, रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस पे भी आएंगे। हाल फिलहाल आइए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, एक अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजाइलिक एसिड और लास्ट है अमाइंस, है ना। और वहां पर सवाल सबसे पूछी जाएगी आपसे 13 मार्क्स की, ठीक है, जिसमें से आप बोल सकते हो कि सर लगभग 8 नंबर का सवाल इससे और बच गया 5 नंबर का सवाल तो अमाइंस से पूछेगा। चल ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछे जाने सवाल को लेकर के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल से मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखो, अभी तो हम बोर्ड पे नहीं देख रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा वो 2-3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, बाद में हम इस पे भी आते हैं। एक तो नर्स इक्वेशन, वहां से सवाल पूछते हैं। दूसरा ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल कहने का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, और नर्स इक्वेशन और ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच क्या रिलेशन है इस पे। दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन, आपको पता है उसी के हिसाब से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मेथड को हम लोग पहचानते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है
या फिर ना भी पता हो तो याद रखिएगा एक लॉन मेथड। लॉन मेथड में एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और ए का मतलब होता है एनोड और एन का मतलब होता है निगेटिव। कहने का मतलब हम लोग ऑक्सीडेशन वहां पे दिखाते हैं जहां पे एनोड लगा होता है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और रिप्रेजेंटेशन में हम उसे लेफ्ट साइड रखते हैं और एनोड पर चार्ज हमेशा निगेटिव रहेगा। तो कैसे ऑक्सीडेशन कैसे रिडक्शन होगा, इसको जानने के लिए आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने दो टॉपिक की बात की, नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ सेल और दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन। इससे सवाल रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप लोग भी इसको बहुत 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 इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। चलो तो जरा देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नस्ट इक्वेशन, जैसा कि मैंने कहा, और उसका एप्लीकेशन क्या है और रिलेशन क्या है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ, है ना, और उसके ईएमएफ ऑफ द सेल के साथ। नेक्स्ट है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट रहेगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन और सबसे लास्ट सेकेंड टॉपिक बोल लो कोलेरॉस्क लॉ और एक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब सभी को पता होना चाहिए सर, उसमें हम लोग कोई ऐसे कंपोनेंट को डाल देते हैं जो कि डिसोसिएट हो जाता है और वो अपने अपोजिट चार्ज्ड रॉड पे जाके जमा हो जाते हैं ना। इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो ढेर सारा डिस्कशन होगा, बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। ये हम वीडियो सेशन लाए हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, क्या क्या पढ़ने, पहले ये तो पता होना चाहिए, रेजिस्टिव सिलेबस है तो ये सब पता होना चाहिए कि सर यही सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ओके चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की यदि आप बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स की यदि आप बात करेंगे तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो मॉडरेट आपके सिलेबस से हटा दिया है, सिर्फ एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे सवाल पूछा जाएगा। ओके नेक्स्ट है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, उसी पे सवाल है। नेक्स्ट है ऑर्डर और मोलेकुलरिटी क्या होती है सबसे नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाला है आपके पास रेट लॉ और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर हाफ एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आएगा, साथ ही साथ इसका हाफ लाइफ क्या होगा, मतलब जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे उसी उसको, है ना, तो फिर उसको हम वहां पे डील करेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री सभी बच्चों को पता है, जो भी टीचर्स रिस्पेक्टेड आपके टीचर्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको एक चीज जरूर बताते होंगे कि बच्चों सरफेस केमिस्ट्री एक थियोरेटिकल चैप्टर है, और थियोरेटिकल चैप्टर है तो कहीं ना कहीं आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना होगा, कुछ चीजों को याद रख लेना होगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही चलता है ना, इसमें याद रखने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे एड्जॉर्प्शन क्या होता है, फिजियोजॉर्प्शन, केमियोजॉर्प्शन क्या होता है, कौन कौन से ऐसा फैक्टर है जो कि एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस जो कि सॉलिड पे होता है उसको अफेक्ट करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइड और सस्पेंशन क्या होता है, लायोफिलिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, लायोफोबिक क्या होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स किसे बोलते हैं, कोलाइड्स की क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती है, टिंडल इफेक्ट कब होता है कब नहीं होता है, या ब्राउनियन मूवमेंट कब होता है। सभी बच्चों को पता होगा सर जिगजैग मोशन को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, तो जब हम डिस्कस करेंगे तो उस पे आएंगे। फिलहाल आपको पता चल रहा होगा सर ये थियोरेटिकल चैप्टर है, तो इस तरह से थ्योरी को आप लोग याद कर लेंगे, पढ़ेंगे, है ना। चलो हम बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर आपसे पूछी जाएगी टर्न 2 में वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सभी बच्चों को पता है कि सर वैसा एलिमेंट जिसका सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर यदि सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में चला जाता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बन जाता है।
तो उसी के बेसिस पे हमें दो ब्लॉक को पढ़ने हैं, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो मेटालिक प्रॉपर्टीज किस तरह से शो करता है ना, यही सब उसका इंट्रोडक्शन रहेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस की किस तरह के स्टेट में पाया जाता है, उसका क्या कुछ कैरेक्टर होता है ना, जो भी मेटालिक एलिमेंट है क्या कुछ कैरेक्टर होता है, जनरल ट्रेंड क्या है, जैसे एटॉमिक रेडियस को लेकर के, मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, है ना, ट्रांजिशन मेटल्स और उसके मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी को पता है कि सर जो एटम पे जो चार्ज होता है ना, या तो प्लस या निगेटिव या कुछ भी नहीं हो सकता है, वही चार्ज है ना, प्लस माइनस जीरो कुछ भी, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके आयनिक रेडियस को, कलर को, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को। कैटालिटिक प्रॉपर्टी से क्या मतलब है भाई, हाँ, कैटालिटिक प्रॉपर्टी से मतलब है कि सर उसके आने की वजह से या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, घट जाए, है ना। चलो, तो ये सब उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है। लैंथेनाइड, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जाहिर सी बात है डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया। एलॉय फॉर्मेशन आप लोग जानते ही हैं, पढ़ेंगे हम लोग इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड, एक्टिनाइड का सवाल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ लैंथेनाइड। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन उसमें क्या है, लैंथेनाइड से सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक्टिनाइड पे नहीं पूछेगा, तो आप बस लैंथेनाइड को पढ़िएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है ये आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है, उसी के हिसाब से आपको डिजाइन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नए चैप्टर की तरफ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर सॉल्ट के बारे में हमें जानना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब वहां से देंगे। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है ना, तो हम लोग उस पर डील करेंगे। वही इसका इंट्रोडक्शन कहलाएगा। फिर लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड करेंगे कि सर ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, जो कंपाउंड्स दिए जाएंगे क्या हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके उसका हम नोमेनक्लेचर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के सवाल हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जिसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में वार्नर्स थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आकर के एक्सप्लेन करेगा, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर अल्डिहाइड और कीटोन की तरफ। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, हेलो अल्केन हेलो अरीन के जस्ट बाद है, मेरे ख्याल से 11 नंबर ऑफ चैप्टर होना चाहिए, सीरियली वाइज देखिएगा तो एनसीईआरटी का। चलो, अल्डिहाइड कीटोन में हम लोग अल्डिहाइड को कैसे पहचानते हैं, कीटोन को कैसे पहचानते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप का क्या नेचर होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक पता है सभी को, यस, जिसको न्यूक्लियस की तलाश होती है, जिसे पॉजिटिव सेंटर की तलाश होती है, उसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं ना। और जो रिएजेंट ऐसा करता है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, है ना। तो कौन सा मैकेनिज्म चलता है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन अल्डिहाइड को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो अल्डिहाइड और कीटोन को जब हम डिस्कस कर लेंगे तो कार्बोजाइलिक एसिड पे आएंगे, जहां पर उसके नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूज से रिलेटेड डिस्कशन होगी। ओके, चलो बस हम लोग बहुत नजदीक आ गए। अमाइंस, ये आपका लास्ट चैप्टर है भाई। और अमाइंस में यदि आप बात कीजिएगा तो देखिए नोमेनक्लेचर तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जब हम ऑफलाइन में नोमेनक्लेचर पढ़ाते हैं तो नोमेनक्लेचर नाम का कोई चैप्टर नहीं आपके पास, लेकिन फिर भी हम 20 से 22 दिन नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाते हैं। और बच्चों को हम गारंटी के साथ बोलते हैं, यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के बाद जो भी चैप्टर्स आते हैं, यदि वहां पे आपको दिक्कत होती है तो आप जब एग्जाम के दिन जब आए तो सिर्फ नोमेनक्लेचर पढ़ के जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मेरा ये वादा रहता है, आप देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा था, और हम अभी भी बोल रहे हैं, जिस तरह से नोमेनक्लेचर का हम पैटर्न डिजाइन किए हुए हैं
उसके हिसाब से 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन रहना तय है। आप पूछ सकते हैं सर ऐसे कैसे? देखो, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ाते हैं तो उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइंस, उसके बाद आते हैं हम अल्केन, अल्किन, अल्काइंस के नोमेनक्लेचर पे, फिर अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्किन, साइक्लो अल्काइन, तब आते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना, 2 डिग्री सफिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, अल्कोहल वगैरह वगैरह आते हैं। तो इतना इलेबोरेट करके हम चीजों को आपके सामने रखते हैं कि आपका नंबर कंफर्म है कि 8 से 9 नंबर आना तय है ना। चलो, तो हालांकि इसलिए हम बोलते हैं कि नोमेनक्लेचर जरूर पढ़ के जाएंगे, वहीं से आपको स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन करने आ जाता है ना। और प्रिपरेशन तो हम लोग चैप्टर के भीतर पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, जैसे अमाइंस है तो 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस, आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप नोमेनक्लेचर में ही पढ़ लिए, फिर बचा कितना? आप वहां पर भी आप देखिएगा तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये भी नोमेनक्लेचर में हम पढ़ा देते हैं। तो बस यही पार्ट बच रहा है ना। तो इतना इलेबोरेट कर देते हैं चीजों को कि आपको नोमेनक्लेचर ही बहुत अच्छा मार्क्स दे जाता है। तो कम समय में अच्छा रिजल्ट गेन करना तो क्या करेंगे? शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब है जो कम समय में बेहतर रिजल्ट देते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर तो हो गया खत्म, लेकिन प्रैक्टिकल की यदि आप बात कीजिएगा तो टर्न 2 में आपसे प्रैक्टिकल को लेकर के 15 नंबर का सवाल किया जाएगा और 15 में से 10 आपको प्रैक्टिकल के फॉर्म में देने होते हैं और 5 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हम लोगों ने अपने सिलेबस को देखा और नेक्स्ट वीडियो सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को ले लेंगे और नहीं होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यही 2 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे जुड़ पाए हैं। तो जैसे जैसे जितना जल्दी आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फैला देंगे, कहने का मतलब शेयर कर देंगे, तो हम उतना ही जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया और केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चैप्टर उठा लेंगे तो जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, है ना। उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक आपका काम क्या रहेगा? आप इस वीडियो सेशन को देख करके अच्छे से अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करेंगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको क्या होगा, जल्दी से वीडियो का आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।